हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग सीए फाइनल एग्जामिनेशंस। As now, the institute has released the revision test papers for the November 24 examinations. In this video, we are going to discuss the objective part of direct taxation RTP that has been released by the institute. So let us discuss. Now, before directly going to the RTP, let us first know what are the relevant publications that are to be that you are supposed to cover before your examinations that have been given by the institute. So the first and foremost thing which is to be kept in mind, especially for final examinations, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हो सकता है हमारे पास जो मटेरियल है वो पुरानी है, हम लोगों ने जब भी क्लासेस करी पढ़ाई करी वो पहले हो गया, अब हम एग्जाम नवंबर में दे रहे हैं। सो कौन सा मटेरियल हमारे लिए रेलेवेंट है, कहाँ तक के अमेंडमेंट्स हमारे लिए रेलेवेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अपने को पता होना। सो फाइनेंस एक्ट 23 दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25 वुड बी रेलेवेंट फॉर यू एंड 30th of April 2024 मतलब आपके अटेम्प्ट से एग्जैक्टली 6 महीने पहले तक जितने अमेंडमेंट्स आ गए सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस वो सारे आपके लिए रेलेवेंट रहेंगे। October 23 स्टडी मटेरियल हैज टू बी रेड ऑफ कोर्स एंड उसके साथ साथ आपको स्टैट्यूटरी अपडेट पढ़ना है विच हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो आई शेयर द लिंक अलोंग विद दिस वीडियो, यू कैन गो थ्रू इट। सो उसमें सारे सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस आपके कवर हो जाएंगे एंड प्लस द जुडिशियल अपडेट. Judicial update also I have discussed already. The video is there on my channel. I'll share the link along with this as well, so you can go through it. तो आपका सारा मटेरियल ये यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि क्या क्या रेलेवेंट है एग्जामिनेशन में, कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए now let us talk about what has been given. So if I just take an overview, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आरटीपी एज कंपेयर टू पास्ट अटेम्प्ट्स. इट इज अ कंपैरेटिवली easier RTP which I would say. Conceptual है and as always amendments के ऊपर based रहता ही है whenever there is an RTP. So relevant amendments, notifications, circulars are very very important for the examination point of view. So चलिए शुरू करते हैं. Case scenario 1, Trio Incorporation, a company incorporated in country T. So Trio Inc. incorporated in country T is engaged in manufacturing of computer hardware parts. ठीक है. It also owns an online social networking site. तो Trio Inc. की एक online social networking site है Attire नाम से. ठीक है. Now Nice Limited, an Indian company, imports computer hardware parts from Trio Inc. During the previous year 23-24, Nice Limited did not import any computer hardware parts from this. तो normally import करती है, तो इसका अगर अपन एक वो बनाए स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा है. ट्रायो इंक है एक, उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अटायर करके, और ये जो नाइस है ये नॉर्मली ट्रायो से जो है सामान इंपोर्ट कराती है, बट इस साल उसने कोई इंपोर्ट नहीं किया. ठीक है, तो इस साल क्या किया देख लेते हैं. Did not import but paid 5,50,000 on 24th of July, that is during 23-24 financial year, to Trio Inc. for advertising its business on the platform of Attire. अब देखो हमेशा एक सबसे important चीज, whenever you are reading the question, I say this again and again in all of my videos, in all of my revision test paper series etc. जहां जहां मैं questions discuss करती हूँ, while reading the question, it's not कि सिर्फ पढ़ना है. You need to understand and start to frame thoughts कि किस डायरेक्शन में हमको ले जाया जा रहा है. अगर आप ध्यान से देखो तो इसने बोला कि कंपनी है जिसका ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग है, तो ऑनलाइन ई कॉमर्स रिलेटेड जो सारे हमारे सेक्शंस हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो धीरे धीरे अपने दिमाग में घुमाना चालू होना चाहिए. ठीक है. अब इसमें क्या हुआ है देखो, ये कंपनी इंडिया के बाहर है, उसका पोर्टल है और इंडियन एंटिटी ने उसको एडवर्टाइजिंग के लिए पेमेंट किया है फॉर इट्स बिजनेस. आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं ना. सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द इक्वलाइजेशन लेवी 6% वाला एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, राइट. So for advertising, however, Nice Limited neither deducted tax nor equalization levy. ना TDS किया, नॉन रेसिडेंट है तो क्या हुआ, टीडीएस तो करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं, और ना ही इक्वलाइजेशन लेवी किया, तो कुछ भी डिडक्ट नहीं किया, पूरा 5,50,000 पे कर दिया. ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोला है. On 1st of April 2023, Nice Limited advanced a loan of 2.5 crore to Xylo Inc.
एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी, तो नाइस ने लोन दिया था ऑस्ट्रेलियन कंपनी को. एज ऑन द डेट ऑफ लोन द बुक वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स इन द बुक्स ऑफ Xylo Inc was 4.52 आउट ऑफ द 10 डायरेक्टर्स. तो अगर हम देखें तो उसकी टोटल उसने लोन कितना दिया था, 2.5 करोड़ का लोन दिया. और उस दिन जब लोन दिया गया उस दिन सामने वाली कंपनी की जो बुक वैल्यू थी असेट्स की वो थी 4.52 करोड़. तो 55%, 55.31% ऑफ द बुक वैल्यू लोन एडवांस किया गया है. ठीक है. आउट ऑफ द 10 डायरेक्टर्स ऑफ Xylo Inc, 5 are appointed by Nice Limited. ठीक है. Xylo Inc repaid the entire loan on interest. तो 1 अप्रैल को लोन दिया. In end of the year there is no outstanding balance. That amount has been repaid. On 9th of November, Trio Inc, पहले वाली कंपनी, sold 3500 equity shares held by it in an Indian company XYZ Limited for 102. ये कंपनीज के नेम सिमिलर है बट द ट्रांजैक्शंस आर मे और मे नॉट बी लिंक्ड. ओके, सो जरूरी नहीं है कि हर पैराग्राफ आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करके हम देखते हैं. उसने शेयर सेल करे 102 रुपीज पे. शेयर्स वर बॉट बाय ट्रायो इंक ऑन 15th of April 2011. मतलब लॉन्ग टर्म हो गया. फॉर 36.40 पर शेयर. बोथ द परचेज एंड सेल आर इफेक्टेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एंड एसटीटी पेड. एसटीटी पेड इक्विटी शेयर्स, मतलब किधर जा रहे हैं हम, 112A. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स वाज 90 पर शेयर और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी दिया हुआ है. ठीक है. अब वो अपने को चेक करना है कि रेलेवेंट है कि नहीं. तो वो हमको सेक्शन पकड़ में आना चाहिए कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है. ठीक, आगे चलते हैं. Nice Limited received the draft order from assessing officer as per section 144C of the income tax act due to variations determined by transfer pricing officer in the arm's length price. तो असेसमेंट ओपन हुई नाइस लिमिटेड की. असेसमेंट में टीपी का एडजस्टमेंट था, ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट था. ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने बोला कि भैया नहीं, हमारे हिसाब से तो आर्म्स लेंथ पे नहीं है, तो तुम्हारी इनकम में इतना इतना एडिशन करना पड़ेगा. अब जब एडिशन हुआ तो आपको ड्राफ्ट ऑर्डर दिया जाता है कि डू यू वांट टू proceed, like you want to accept this variation or you want to raise an objection to the DRP. There are two options which are available when a draft order has been received. So इसने क्या किया, Nice Limited does not prefer to file an objection against the draft order before dispute resolution panel. Instead it wants to file an appeal before the CIT appeal against the final order. तो क्या होता है, ड्राफ्ट ऑर्डर आया, ड्राफ्ट ऑर्डर में वेरिएशन है. अगर आप एलिजिबल एसएससी हो, सब लोग डीआरपी पे नहीं जा सकते, राइट. हमने पढ़ा है असेसमेंट अपील्स में. सो डीआरपी में अगर आप एलिजिबल एसएससी हो, आप क्या करोगे, ड्राफ्ट ऑर्डर आपको मिला, आप डीआरपी में अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो. वंस यू हैव फाइल्ड योर ऑब्जेक्शन देन देयर इज अ डिफरेंट प्रोसीजर जो डीआरपी प्रोसेस करेगा और आप उसके बेसिस पे आपका फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास होगा. हाउएवर सेकंड ऑप्शन क्या है, आप अभी बोल रहे हो नहीं मुझे डीआरपी वगैरह कुछ नहीं करना, अभी तो तुम दे दो, असेसमेंट ऑर्डर जैसा है वैसा ले लोगे और फिर क्या बोलोगे, सीआईटी अपील के पास जाके मैं इसके अगेंस्ट कंटेस्ट करूंगी, राइट. सो दीज आर टू ऑप्शंस बेसिकली. इफ यू आर नॉट अग्रीइंग टू दैट वेरिएशन तो ये दो तरीके हैं आपके पास. From the following from the above information, choose the most appropriate answer from MCQ 1 to 4. Okay. In respect of payment made by NICE for advertising, फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे चले गए अभी ये लोग. एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रायो इंक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है. इक्वलाइजेशन लेवी इज नॉट अट्रैक्टेड एंड नो पेनल्टी. देखो इक्वलाइजेशन लेवी तो लगेगा, क्यों, क्योंकि उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेमेंट किया है ना. सो he has paid for online or digital advertising basically, and the amount exceeds the threshold limit, plus it is paid for business, resident, non-resident, everything, every condition of that particular provision is fulfilled. So equalization levy at the rate of 6% was applicable on this transaction, but he did not deduct it, neither did he file any return. अब उसने डिडक्ट ही नहीं किया तो ऑब्वियसली उसने रिटर्न वगैरह कुछ भरा ही नहीं, यही अजम्पशन लगाया जाएगा. तो 6% के हिसाब से हमको 33,000 का ईएल पे करना चाहिए था, प्लस पेनल्टी लगेगी 100% अमाउंट बिकॉज आपने फेलियर टू डिडक्ट किया है. सो इक्वलाइजेशन लेवी इज डिडक्टिबल एंड पेनल्टी इज अट्रैक्टेड फॉर नॉन डिडक्शन. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, चलो. नाइस लिमिटेड एंड ट्रायो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है क्या, इफ वाई, इफ सो वाई. हु इज द ट्रायो? ट्रायो इज जिसको वो लोन दिया था, है ना. नाइस लिमिटेड हैड एडवांस्ड लोन, sorry, या एक्चुअली इट शुड बी Xylo. उन्होंने यहाँ पर ट्रायो मेंशन किया है.
सो नाइस लिमिटेड एंड जाइलो, बिकॉज नाइस और ट्रायो का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, नाइस ने जाइलो को लोन एडवांस किया है, तो हमें देखना है वो दोनों रिलेटेड है क्या। तो हमने यहाँ पर चेक किया था कि बुक वैल्यू के 55% तक का लोन एडवांस किया गया है। तो नाइस एंड जाइलो आर द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, yes they are associated enterprises, as loan advanced by NICE to Xylo Inc. is not less than 51% of the book value of the assets of Xylo। तो Xylo की जो assets थी, अब इसमें कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, या प्रोविजन को कैसे डिटेल में समझना। सी सिर्फ मैं क्वेश्चन बता दूं, आपको बता दूं ये सही आंसर है क्यों है, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है, व्हाट हाउ टू पे अटेंशन टू दैट डिटेलिंग्स इन द क्वेश्चन। So what they are saying is that you have to check। अभी हम बहुत बार क्या करते हैं, एसोसिएट एंटरप्राइजेस में याद कर लिया, हाँ 51% ऑफ द बुक वैल्यू, लोन का वैल्यू इट शुड बी इतना इतना। 51% ऑफ बुक वैल्यू किसका, लेने वाले का लोन कि देने वाले का, गेटिंग द पॉइंट। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों की बुक वैल्यू दे दें क्वेश्चन में, कि जिसने दिया उसकी बुक वैल्यू इतनी इतनी थी एज ऑन द डेट ऑफ लोन, और जिसने लोन लिया है उसकी इतनी इतनी बुक वैल्यू थी। और हम लोग फिर एग्जाम में क्या होता है, बेसिक बेसिक से चीजों में डाउट आ जाता है कि यार बुक वैल्यू किसकी देखनी थी, हमको लेंडर की देखनी पड़ेगी कि जिसने लोन लिया है उसकी देखनी पड़ेगी। सो बेसिकली व्हाट यू आर सपोज टू बी श्योर इज द बेसिक प्रोविजन, हमेशा पूरा पूरा याद रखो। हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं 51%, 26% ऑफ वोटिंग पावर, 40% ये 60% वो नहीं, रीड द होल। 60% ऑफ व्हाट, डेज, डेज की लिमिट होती है, 10 डेज ये 10 डेज इसका है, 15 दिन इसका, एक महीना इसका, एक महीना कहां से कहां तक। सो 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर इज पास्ड। सब चीजों में टाइम लिमिट चेंज हो गई है 30 डेज, बट स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया, आगे सब चेंज हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये चीजों पे भी ध्यान देना शुरू करना है हमको, है ना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा। सो 51% है ऑफ द असेट ऑफ जाइलो, हमने ऊपर चेक किया, देयरफॉर दे आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टू ट्रायो ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड शेयर। सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा 112A का आप कैलकुलेशन करोगे। एंड जस्ट टू मेक यू क्लियर, इनमें ये जो सारे पैराग्राफ्स दिए थे वो भले केस सिनेरियो है बट वो लिंक्ड नहीं है ना, दे आर इंडिपेंडेंट केसेस, तो ये ऊपर नीचे इनका संबंध नहीं है। कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो। नेट नेट आपकी इनकम इज 42,000। नाउ 112A हैज अ लिमिट ऑफ 1 लाख। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज इन द बजट अमेंडमेंट्स, हम लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। सो 1 लाख की लिमिट रहेगी 112A की, ये 1 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, तो 42,000 के अंदर अंदर ही हम लोग, सो देयर विल बी नो टैक्स, इट इज विद इन 1 लाख, सो नो टैक्स। 42,000 इज द गेन, बट देयर विल बी नो tax liability on that particular amount. Which of the following statements are correct in relation to the remedies available with NICE Limited? If it is not satisfied with the draft order, क्या कर सकता है, या तो objections file कर सकता है, या तो final order ले ले और फिर CIT अपील के पास चला जाए। So he can take both any of the options, दोनों दोनों नहीं कर सकता। फाइनल असेसमेंट DRP के बाद फिर आप CIT अपील के पास नहीं जा सकते हो, या तो DRP के पास जाओ या फिर CIT अपील के पास जाओ। At this stage, these are the two options available. So this was the first case scenario, quite simple, not much complicated, but what attention you are supposed to pay, that I explained while we discussed the questions, discussed the case, right? Chalo, I hope it is clear. Case scenario 2, Mr. Bhuvan places an bulk order on ABC marketplace. Now again, ECO, है ना, an e-commerce operator for buying 100 toasters, product listed by DEF. तो seller कौन है? DEF। ECO से Amazon वगैरह पे हम करते हैं, कोई और सेलर है, Amazon इज एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर, मैं बायर हूँ, मैंने परचेज किया, तो भुवन ने परचेज करे हैं 100 टोस्टर, एंड ABC इज द बायर साइड EVO, तो एक ही ECO है, दो नहीं है। बायर साइड, तो वो बायर के लिए भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, सेलर के लिए भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, ही इज गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू बोथ ऑफ देम। DEF seller and charges a convenience fees of 10 toaster to the DEF seller. तो वो ECO जो है, मतलब ABC जो है, वो 10 रुपए पर
टोस्टर DEF से चार्ज करता है कन्वीनियंस चार्जेस. DEF processes the order and charges the buyer 1170 per toaster, including packaging, shipping, convenience, etc. DEF seller pays XYZ logistics. तो इसमें से वो ट्रांसपोर्ट का इसको MNO अलग अलग लोगों को अलग अलग पेमेंट कर रहा है. कौन? एक्चुअल सेलर जो है. तो सेलर ने बायर को बोला 1170 में लेना है. 1170 में से 5 रुपए शिपिंग के, रिटेलरशिप के वगैरह वगैरह वो अलग अलग लोगों को पे करके उसने 1170 का इनवॉइस रेज कर दिया. नाउ दिस इज फर्स्ट केस. दूसरे वाले पे आ गए वो लोग. मिस्टर सार्थक, ये दूसरा व्यक्ति है, placed an order of 500 wall clocks on Open Network for Digital Commerce ONDC. These clocks are listed and owned by ABC Marketplace. तो पिछले वाले केस में ABC Marketplace was the ECO. यहाँ पे वो ECO तो है बट वो सेलर भी खुद ही है. मतलब उसने किसी और के प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं किया है, खुद ही के प्रोडक्ट को ONDC पे डिस्प्ले किया है. ओन्ड बाय ABC Limited Marketplace. Mr. Sarthak made a payment of 665 on ONDC via Paytm. ONDC credited 655 after deducting convenience fees. तो हमसे तो पूरे 665 ले लिए, जो भी उसके चार्जेस थे वो डिडक्ट करके उसने एक्चुअली जो ABC को दिया. नाउ इन दिस केस द सेलर इज ABC और वो ही ECO भी है. The invoice of 665 wall clock include shipping charges of 10, packaging of इतना and convenience fees of इतना. Getting the point? तो दोनों ही केसेस काफी सिमिलर से हैं कि ECO के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है एंड अलग अलग कॉस्ट वगैरह डिडक्ट हुई है. देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे हैं. नाउ दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द स्टैट्यूटरी अपडेट. So there is in this statutory update that is relevant for November 24. ये NUN 94O की पूरी गाइडलाइंस दी गई है अलग अलग सिनेरियोज में. एक से ज्यादा ECO है तो क्या होगा, ECO डायरेक्टली खुद ही सेलर है तो क्या होगा, how will you calculate, on what amount the tax has to be deducted, has been very detailed given and I have already discussed this in the statutory update video as well, so you can go through it once. Now let us see the question. If there is any tax required to be deducted in respect of order placed by Bhuvan, मतलब वो 1170 toaster वाला, by whom and what amount. Now see, person who is paying to the seller, who is the person who is paying to the seller? ABC Marketplace is paying to the seller, and how much is the amount that is being charged? What is the gross amount, irrespective of the fact कि उसमें से इतने का convenience fees है, इतने का ये है, इतने का वो है. 1170 पर वॉल, ये वॉल क्लॉक नहीं, फर्स्ट वाले का क्या था, टोस्टर. 1170 पर टोस्टर हैज टू बी कंसिडर्ड 100 टोस्टर्स into 1%. 1170 का टैक्स जो है वो ABC Marketplace will deduct while paying the amount to the seller. ठीक है. So ABC Marketplace has to deduct the amount while making actual payment. Now, why in this case we have not considered this limit of 5 lakh? Now, there is a limit of 5 lakh in 194O, right? So, this limit is not considered. Why? Because यहाँ पर आपको इनके सबके ये दिए हुए हैं स्टेटस, कंपनी है, इंडिविजुअल है. सो बायर इज एन इंडिविजुअल बट द अल्टीमेट सेलर, दैट इज द ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट, जिसको हम कहते हैं सेक्शन की लैंग्वेज में, इज अ पार्टनरशिप फर्म. And that exemption is available if the e-commerce participant is a individual, right? पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलेगा, सो यहाँ पर बेनिफिट नहीं है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Is there any tax required to be deducted in respect of order placed by Mr. Sarthak? मतलब आपका जो वॉल क्लॉक वाला है, अगेन वॉल क्लॉक में भी आपका जो ABC मार्केटप्लेस है वो ही सेलर है. उसको पेमेंट कौन कर रहा है? ONDC is paying to आपका ABC Marketplace, and the amount collected from buyer gross amount is 665. भले ही पेमेंट आप 655 का कर रहे हो, TDS जो आपका होगा वो 665 के हिसाब से होगा, टोटल ग्रॉस अमाउंट पे होगा, इनटू कितने टोस्टर्स थे, 5, सॉरी इसमें क्लॉक्स थी 500 क्लॉक्स, 1%, तो 3325 का टैक्स इज टू बी डिडक्टेड बाय ONDC. ओके, चलिए आगे चलते हैं. सिंपल है. Would your answer to MCQ 5, मतलब वो ऊपर वाला, be different if it is assumed that DEF is an individual? Yes, फिर टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि 1170 into 1000 टोस्टर्स जो है that is within that limit. 100 टोस्टर्स है ना, सॉरी 1000 नहीं, 100 टोस्टर्स, I'm sorry. हाँ,
सो 1,17,000 का ही होता है टोटल अमाउंट, विच इज वेल विद इन द थ्रेश होल्ड, जो हमने पहले इग्नोर किया था। क्यों इग्नोर किया था? क्योंकि डीएफ पार्टनरशिप थी। अभी वो बोल रहे हैं अगर डीएफ इंडिविजुअल है तो भाई टीडीएस की जरूरत ही नहीं है, आप थ्रेशोल्ड के अंदर आ गए, है ना। तो नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। Assume that Mr. Bhuvan replaced 5 toasters and returned 5 toasters out of the 100 toasters. How would you adjust? तो अभी 5 जो रिटर्न हो गए उसका तो आगे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जब भी फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होगा। जो रिप्लेस हो गया उसके लिए कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर टैक्स डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ replaced toasters, and the amount of tax deducted on returned toasters would be adjusted against the next sale if any. So आगे आप एडजस्ट कर लोगे कि इतना मैंने ऑलरेडी डिडक्ट करके रखा है तो अगली बार मैं उतना कम डिडक्ट करूंगी। Getting the point? Assume that ABC Marketplace Limited provides a discount of 10 each to both Mr. Bhuvan and Mr. Sarthak on sale of toaster and wall clock. Is there any tax required to be deducted? A very, very good question, and a very, very, directly based on the statutory update. एबीसी मार्केट प्लेस 10-10 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। अभी देखो, फर्स्ट केस में एबीसी इज अ मीडिएटर, डायरेक्ट जो पूरा सेल है वो एबीसी नहीं कर रहा है, एबीसी इज नॉट द सेलर, ओके। एंड इन द सेकेंड केस एबीसी इज द सेलर इटसेल्फ। तो अगर फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में दोनों में एबीसी डिस्काउंट दे रहा है, फर्स्ट केस में इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि एबीसी इज द ईसीओ। वो डिस्काउंट दे रहा हो भले, सेलर इज नॉट गिविंग द डिस्काउंट, डीईएफ इज नॉट गिविंग द डिस्काउंट, देयरफॉर टीडीएस के लिए जो अमाउंट है, बेस है, वो चेंज नहीं होगा, दैट विल बी द ग्रॉस अमाउंट इटसेल्फ। ठीक है। सो टोटल ग्रॉस अमाउंट एज पर द सेलर इज 1170, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मार्केट प्लेस ने डिस्काउंट दे दिया तो 110 पे 1170 के हिसाब से ही टीडीएस होगा। बट इन द सेकेंड केस एबीसी मार्केट प्लेस इट्स द सेलर, तो यहाँ पे तुम्हारा जो ग्रॉस अमाउंट है वो ही अफेक्ट हो जाएगा, 10 रुपीज से कम हो जाएगा। तो 665 की जगह हम 655 इंटू कितने टोस्टर्स थे, कितने वॉल क्लॉक्स थे, 500 वॉल क्लॉक्स। सो सेकेंड केस में हमारा जो टीडीएस है दैट विल बी 3275। सो यस, फर्स्ट केस में उतने का उतना ही रहेगा, एंड इन दिस केस आपका base will become 3275. Getting the point? So this is how you will be solving those questions. And again, as I told you, it is totally based on the statutory update. मैंने जितना जितना relevant था उतना discuss किया. To get a detailed understanding, obviously you can refer to that video, and you will be able to understand various different scenarios for that ECO case. है ना? चलिए. Now let us talk about the other MCQs. अभी case scenarios नहीं है, छोटे छोटे से MCQs है. We can take a look on them. Dynamic Limited, an Indian company, took on lease a commercial premises. After some years, the company decided to vacate the premise and relocate to a new location. ठीक है, अच्छी बात है. Disputes arose with the lessor regarding the terms of vacating. To resolve the dispute and avoid prolonged litigation, Dynamic Limited ने बोला ठीक है भाई, मेरा security deposit तुम रख लो. Lessor at the start of the lease, whether the amount of security deposit foregone is allowable as a deduction while business income. Now simple case क्या हुआ है, मैंने वो लीज पे लिया था, वे खाली करते समय कुछ डिस्प्यूट हुआ, जो भी डिस्प्यूट हुआ उसको मैंने बोला कौन ही खींचेगा, अननेसेसरी लिटिगेशन होगा, टाइम वेस्ट होगा। मैंने बोला ठीक है चलो, मैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो मुझे वापस मत करो, मैंने फॉरगो कर दिया मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है इसका मैं पीजीवीपी में मेरी एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकती हूँ? नहीं। अगेन दिस इज बेस्ड ऑन द जुडिशियल अपडेट. आई हैव आल्सो मेंशन्ड द केस लॉ. आई विल शेयर द लिंक ऑफ जुडिशियल अपडेट एज वेल. सो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है महालय आनंद फिल्टर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें यही केस में डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई नेचर ऑफ द पेमेंट विल बी कैपिटल ओनली. वो था तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ही, तो कैपिटल रहेगा. आपने फॉरगो कर दिया, उससे उस पेमेंट का जो इनिशियल नेचर है वो चेंज नहीं हो जाता, वो कैपिटल ही रहेगा, तो वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. रेवेन्यू बोल के पीजीबीपी इनकम से डिडक्शन आप नहीं ले सकते. ओके, गेटिंग द पॉइंट. चलो क्वेश्चन नंबर 11. Satya Trust, a public charitable trust registered under 12AB, runs a hospital for various diseases. Mr. Shaurya, son of Mr. Neeraj, who is the founder, was admitted for a heart surgery. तो फाउंडर के बेटे मतलब हमारे वो उसमें आ गए, जो लिस्ट होती है ना सेक्शन 13 में, जिनको बेनिफिट नहीं दे सकती ट्रस्ट, देती है तो
अगेन उसका इनकम कंप्यूटेशन विद चेंज अकॉर्डिंगली. He was charged a total fees of 3.6 against the amount of 7.4 lakh charged to general public. तो इसने बेनिफिट दिया है टू द prohibited or specific category of persons. The board of trustees are of the opinion कि ऐसा करने की वजह से रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा और जितनी भी इनकम है पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, एग्जेम्पशन चला जाएगा. क्या उसका ओपिनियन सही है? नहीं. इस पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आपको वो जो बेनिफिट दिया गया है वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा. सो रजिस्ट्रेशन वुड नॉट बी कैंसल्ड बट द वैल्यू ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड वुड बी डीम्ड एज इनकम ऑफ द ट्रस्ट. करेक्ट. सो ये भी हमने पढ़ा है ट्रस्ट के प्रोविजंस में. सिंपल सिंपल है, थ्योरी क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं दिया है उन्होंने सरप्राइजिंगली, बट ठीक है, द आरटीपी जैसी हम उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हमारे न्यू सिलेबस में अभी ऐड हुए हैं, प्रिवेंशन टू फॉर द ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस, ब्लैक मनी एक्ट वगैरह, उस पे बेस्ड है क्वेश्चन. मिस्टर अविरल ने एक बैंक अकाउंट खोली है कंट्री आर में, ठीक है, ऑन 1st of July. He has made deposits of foreign currency of 5 lakh on 1st July. तो 5 लाख किया, ठीक है. 7 लाख फिर से जमा किया, ठीक है. 12 लाख फिर से जमा किया, 25 लाख फिर से जमा किया. आउट ऑफ इंडियन इनकम which has not been assessed, undisclosed income इंडिया की उसने कहाँ पे जमा करा दी? इंडिया के बाहर एक बैंक अकाउंट खोल के उधर डिपॉजिट कर दिया. ये जो 12 लाख वाला डिपॉजिट था is made out of the withdrawal of earlier deposits made on July and October. तो जुलाई अक्टूबर में उसने जमा करे 12 लाख, फिर उसने किसी वजह से निकाले और फिर से जमा कर दिए. तो दिस इज नॉट अ न्यू मनी, है ना, वही पैसा फिर से रोटेट हो गया. फर्दर आउट ऑफ 25 लाख Arvind withdrew 2 lakh on 31st of March 2024. The value of an undisclosed asset in the form of bank account under the Black Money and Imposition of Tax Act 2015 will be taken as. क्या करोगे? सिंपल, सबको ऐड कर देते हैं. सिर्फ जो 12 डबल डबल है वो डबल से नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है. सो 37 lakhs will be the net income, net amount which will be considered as an undisclosed asset. Okay, so this is how you will be calculating the amount. Now going to the question number 13, I think this is the last MCQ. Yes, this is the last MCQ. चलिए देख लेते हैं फटाफट से. G Limited, a resident Indian company, on 1st of April has borrowed 80 crores from M Inc, a company in country F, at an interest of 8%. ठीक है. Said loan is repayable. मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वो ड्रॉ कर दिया ताकि समझ में आए. Repayable over a period of 12 years. लंबा लोन है भैया. Further loan is guaranteed by A. गारंटी किसने दी है? A Inc, incorporated in country F. दोनों एक ही कंट्री में, मतलब लोन देने वाला और गारंटी देने वाला. Messrs CINC, a non-resident, अभी ये तीसरी कंपनी है, holds shares of 40% वोटिंग पावर इन G and A. देखो चार्ट कैसा बना. M ने G को लोन दिया, A ने उस लोन की गारंटी दी है, और C जो है वो A और G दोनों में 40% होल्ड करता है वोटिंग पावर. सिनेरियो समझ आ गया? Also Messrs CINC has also deposited 80 crores with M. जिसने लोन दिया है उसके साथ इसने 80 करोड़ जमा करे हैं. ठीक है. अगेन मुझे लग रहा है आपको समझ आ चुका होगा हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. दिस इज गोइंग इनटू योर थिन कैपिटलाइजेशन, दैट इज 94B, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेस्ट, है ना. Interest payable would be subject to limitation of interest because why? What is the reason? C holds 40% वोटिंग पावर इन G. तो C जो है जिसने डिपॉजिट किया है वो डायरेक्टली G के साथ एसोसिएटेड है, 40% पावर है. C holds shares 40% in both G and A. तो G और A आपस में एसोसिएटेड हो गए. A guarantees the loan by G, तो A ने गारंटी कर दिया लोन, और C हैज डिपॉजिटेड. उसने चारों चीजों को एक्सप्लेन कर दिया कि किस वजह से लिमिटेशन लगेगा. ठीक है, बट किस वजह से लगेगा, 94B क्यों ट्रिगर हो रहा है. तो दो केसेस हैं. देखो, पहला C और G डायरेक्टली रिलेटेड है. C और G डायरेक्टली रिलेटेड है और C ने लोन नहीं दिया है, बट जिस व्यक्ति ने लोन दिया है उसको C ने डिपॉजिट किया है अमाउंट उतना ही.
सो अगर आप 94 भी ध्यान से पढ़ोगे, उसमें दो केसेस आते हैं। डायरेक्ट लोन दिया है तब तो कवर होगा ही, मतलब अगर रिलेटेड पार्टी ने आपको डायरेक्टली लोन दे दिया तो कवर होगा। बट डायरेक्ट लोन नहीं दिया है, उसकी बजाय अगर गारंटी दी या डिपॉजिट किया है उतना ही अमाउंट टू द लेंडर, देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज अ केस फॉर 94B, राइट। तो ये एक केस हुआ। दूसरा सिनेरियो, जी और ए भी रिलेटेड हो गए बिकॉज सी इज अ कॉमन पार्टी एंड ए हैज गिवन अ गारंटी। तो या तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए और 4, मतलब 1 और 4 को साथ में पढ़ें अगर हम, कि सी के 40% वोटिंग पावर है जी में एंड सी हैज डिपॉजिटेड 80 करोड़, तो ये एक केस हो गया, 94 भी अप्लाई हो गया। एंड इस केस में सी बोथ जी और ए में कर रहा है, तो उस वजह से ए और सॉरी जी और ए आपके कनेक्टेड हो गए एंड ए हैज गारंटीड द लोन, तो गारंटी वाली चीज इधर से ट्रिगर हो रही है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर या तो ए को ले लो। ए मतलब क्या है, 1 and 4, 1 and 4 साथ में ले लेंगे तो 94 भी ट्रिगर हो जाएगा, एंड 2 और 3 साथ में ले लेंगे तो भी 94 भी ट्रिगर हो जाएगा। सो बेसिकली इट इज अप्लीकेबल बिकॉज ऑफ any of these two scenarios. Getting the point? So these were the objective questions that have been given. I have explained them in detail with giving the reason why this particular answer is correct. Still, I would suggest go through it once. पहले खुद से solve करके देखो, कहीं अटकोगे तो of course you can refer the video, and in case you have any issues, feel free to reach out. Also, I am going to share certain revision sessions, revision lectures. I have already shared some in the past on the channel. You can go through them. And if you have any other topic कि हमको इसमें issue आ रहा है, I'll be more than happy to assist you. So let me know if you want any kind of help relating to your examinations. Prepare well. All the very best.